Don't find customers for your products. Find products for your customers. अपने प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर्स मत ढूंढिए, अपने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स ढूंढिए। तो मेरे इस कोटेशन से आपको इतना तो डाउट हो ही गया होगा कि मेरा जो आज का वीडियो है वो सेल्स से रिलेटेड है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लॉ। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, and if you haven't yet subscribed my channel, please do subscribe and hit the bell icon below. Also please like and share if you like my videos. तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और आज के टॉपिक में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेशंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, प्राइस, कंडीशंस एंड वारंटी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड टाइटल। सो लेट्स मूव अहेड। Okay, so Sale of Goods Act 1930, an act to define and amend the law relating to the sale of goods. Whereas it is expedient to define and amend the law relating to the sale of goods, it is hereby enacted as follows. This act may be called the Sale of Goods Act 1930. It extends to whole of India. It shall come into force on 1st day of July 1930. तो इसमें बस इतना कहा जा रहा है कि ये एक एक्ट है जिसमें ये डिफ़ाइन किया गया है लॉज रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स और उसके अमेंडमेंट्स, और ये भी कहा गया है कि इट इज़ नॉट वेरी प्रॉपर एंड इट्स ऑल्सो कन्वीनियंट टू डिफ़ाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स। और उसका एक शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट दिया है जो हम सब जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड इट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया। दैट्स ऑल, लेट्स मूव अहेड। मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली शॉर्ट में हर चीज़ बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। पहला है बायर। बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाई गुड्स। जैसे कि हम कोई भी चीज़ अगर परचेज करने जाते हैं मार्केट में तो वहाँ पे दो लोग होते हैं। अब है डिलीवरी। डिलीवरी का ये मतलब है वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोसेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे कि एक बायर है और एक सेलर है। सेलर कोई गुड्स को सेल कर रहा है और बायर उसको परचेज़ कर रहा है, उसमें एग्री कर रहा है परचेज़ करने में। तो इसमें क्या होगा, जो सेलर है वो वॉलंटरीली अपने गुड्स की पोजेशन बायर को देगा, जिसका सिंपल सा ये मतलब निकल के आता है कि जो सेलर है वो अपने पोजेशन को वॉलंटरीली ट्रांसफ़र कर रहा है किसी बायर को। सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ डिलीवरी। अब चलते हैं गुड्स पे। गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है। गुड्स को हम लोग यहाँ पे सिर्फ सेल ऑफ गुड्स में इतना बोला गया है कि जो गुड्स है वो मूवेबल होना चाहिए। सेल ऑफ गुड्स में इमूवेबल गुड्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। सेल ऑफ गुड्स सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट, मतलब गुड्स जो हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, उनको डिलीवर करना आसान होना चाहिए। when they are in such state that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them। मतलब जो बायर है, जो परचेज कर रहा है, जो सेलर से ले रहा है, वो उसको बाउंड है कि वो उसको अपने साथ डिलीवर कर सके, मतलब अपने साथ ले जा सके। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशंस में सिंपली क्लियर कर दिया गया है कि गुड्स यहाँ पे वो गुड्स हैं जो डिलीवरेबल स्टेट में हो या मूवेबल स्टेट के गुड्स हों। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। दिस इंक्लूड्स अ बिल ऑफ लैडिंग, डॉक वारंट, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट्स, wharfingers सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स and any other document used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of goods, or authorizing or purporting to authorize, either by endorsement or by delivery, the possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented। अब इसको मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बताती हूँ।
डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का बस इतना मतलब है कि जैसे कि मैं एक सेलर हूँ और आप एक बायर हैं। आपने मुझसे कुछ गुड्स परचेज़ करने का सोचा। अब मैं रेडी हूँ कि हाँ मैं इस गुड्स को आपको सेल कर दूँगी, लेकिन अब मैं उसको भेज रही हूँ आपको बाय शिप। और अगर मैं आपको बाय शिप भेज रही हूँ तो उसमें एक कार्गो लगता है, उस कार्गो को बोला जाता है बिल ऑफ लैडिंग। तो उसमें क्या होता है, अगर मैं आपको थ्रू शिप कोई गुड्स भेज रही हूँ तो वो लोग मुझे एक बिल देंगे, बिल ऑफ लैडिंग, जिसमें ये प्रूफ रहेगा, या उसको वारंट बोल सकते हैं, या एक प्रूफ बोल सकते हैं कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको ये चीज़ भेज दी है। मतलब भेज दी है मतलब इन द सेंस मैंने आपको इसका पोजेशन दे दिया है। मेरे पास इसका पोजेशन अब तक था, लेकिन अब इस गुड्स का पोजेशन आपके पास है। मैंने सेंड करने के लिए आपको इसको डिलीवरी करने के लिए मैंने थ्रू शिप कर दिया है सेंड। जिसको मैं पोजेशन दे रही हूँ, जो पोसेसर है, उसके पास भी एक डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा कि उसको गुड्स जो है रिसीव हो गए हैं, जिसको वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास ये गुड्स आ चुके हैं, और वो अपना कन्वे कर सकता है कि मुझे गुड्स मिल चुके हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट के टाइटल ऑफ गुड्स में इन बिल्स को प्रूफ की तरह बिजनेस में यूज़ किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉल्ट, विच मीन्स रॉन्गफुल एक्ट और डिफ़ॉल्ट, कोई रॉन्गफुल एक्ट करना। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर गुड्स, मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, जैसे गुड्स है उसमें भी एक है फ्यूचर गुड्स। उसमें फ्यूचर गुड्स में ये बोला जाता है जैसे कि आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, दो पार्टीज़ हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जिसमें उन्होंने किसी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात की। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स कोई मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन जिस प्रॉपर्टी का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है मूवेबल प्रॉपर्टी का, वो गुड्स जो है अभी मैन्युफैक्चर किए हुए नहीं है, या वो रेडी नहीं है, या वो प्रोड्यूस करने को रेडी नहीं है, अभी उनको मैन्युफैक्चर करना बाकी है, तब वो उसको सेल करेंगे। देखिए अभी हमें इतना तो पता चल गया है कि जो यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है वो मूवेबल गुड्स है, लेकिन यहाँ पे उसको क्लैरिफाई किया है कि गुड्स का ये मतलब होता है हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स और मनी की बात नहीं हो रही है मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में। और इसमें इंक्लूड किया गया है जिन चीज़ों को, एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को निकाल दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब इसमें जो इंक्लूड किया गया है वो है स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, वो चीज़ें जो ज़मीन से अलग की जा सकती है, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल। सेल से पहले उसको एग्री कर लिया गया है कि हाँ हम इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को करने को तैयार हैं, हम ऐसा कर देंगे। फ्यूचर गुड्स की तरह एग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल का। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक्स आर insolvent. A person is said to be insolvent who has ceased to pay his debts in the ordinary course of business or cannot pay his debts as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not. यहाँ पे एक insolvent person की बात हो रही है, जैसे कि bankrupt और something like वो लोग जो डेब्ट्स को पे नहीं कर पाते हैं अपने बिजनेस के कोर्स ऑफ टाइम पे, तो ऐसे लोगों को चाहे उन्होंने पे की, मतलब वो लोग बैंकरप्ट होने वाली एक्ट किए हो या नहीं किए हो, अगर उन्होंने डेब्ट्स पे नहीं किए हैं तो उनको इंसॉल्वेंट ही बोला जाएगा। सो नेक्स्ट इज मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of goods. मर्केंटाइल एजेंट ऐसे बोल सकते हैं कि जो ब्रोकर्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं, जो किसी ओनर के गुड्स को बेचने की उनके पास अथॉरिटी होती है, वो लोग एजेंट की तरह काम करते हैं कि ठीक है ये गुड्स को हमें सेल करना है, तो वो लोग उन गुड्स को सेल करने का उनके पास अथॉरिटी दिया गया रहता है, तो उनको मर्केंटाइल एजेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज प्राइस। प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स।
प्राइस का क्या मतलब होता है कि जैसे कि कुछ हम परचेज कर रहे हैं तो अब उसके बदले हमें एक वैल्यूएबल चीज़ देना है जो है मनी फॉर कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स, मतलब जो अमाउंट ऑफ मनी है फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स उसको उस अमाउंट को प्राइस बोलते हैं। Okay, so our next topic is property. Property means the general property in goods and not merely a special property. देखिए प्रॉपर्टी जो है ना वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक होती है जनरल प्रॉपर्टी और एक होती है स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल में आप स्पेशल को ऐड कर सकते हैं लेकिन स्पेशल में आप जनरल को नहीं ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होटल प्रॉपर्टी है तो वो एक जनरल प्रॉपर्टी हो गई, और जैसे कि थिएटर्स हैं या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के प्लेसेस हैं तो वो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स द स्टेट और कंडीशन। किसी भी गुड्स की क्वालिटी उसके कंडीशन को देख के पता की जा सकती है। नेक्स्ट इज सेलर। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स। सेलर एक ऐसा इंसान है जो अपने गुड्स को बेचने के लिए एग्री करता है या उन गुड्स को बेचता है। और फिर है स्पेसिफिक गुड्स। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। स्पेसिफिक गुड्स वही होते हैं जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जाता है और जिन गुड्स को आइडेंटिफाई करके देख करके एग्री किया जाता है कि हाँ मुझे इसी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करना, मतलब उन गुड्स को आइडेंटिफाई करके डिसाइड किया जाता है कि हाँ इस गुड्स पे हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करना है और मुझे इसको परचेज करना है। ये बायर सेलर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, दैट इज प्राइस, कंडीशंस एंड वारंटीज, जो हमें अब नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर transfers or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for price. A contract may be absolute or conditional. Further, such a contract may be one part owner and another. ओके, तो इसमें ये बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये होता है कि जो सेलर होता है वो ट्रांसफ़र करना चाहता है अपनी किसी प्रॉपर्टी, एंड दैट प्रॉपर्टी विच इज़ इन द गुड्स, और वो बायर को एक प्राइस के लिए, एक वैल्यूएबल अमाउंट के लिए उस प्रॉपर्टी को या उस गुड्स को सेल करना चाह रहा है या ट्रांसफ़र करने को एग्री करता है, तो उसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स माना जाता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एब्सोल्यूट मतलब वैलिड या कंडीशनल होना चाहिए, उसमें कंडीशंस होने चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। Great salespeople are relationship builders who provide value and help their customers win. सबसे अच्छे सेल्स पीपल वो होते हैं जो अपने कस्टमर्स को जीतने में मदद करते हैं, उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और एक उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो हमारे इस कोच से थोड़ा सा समझ में आ गया हो कि हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो सेल पे है। अब क्या है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझ लेते हैं सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है। सेल जो है उन प्रोडक्ट्स पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। सेल तब होता है जब जो गुड्स है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस करने को तैयार रखे हुए हैं, मैन्युफैक्चर्ड हैं और बस उनको सेल करना है, तब वो सेल माना जाता है। और जो एग्रीमेंट टू सेल होता है उसमें ये होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी गुड्स को लेके जिसमें जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चर करना बाकी है, उनको प्रोड्यूस करना बाकी है, वो रेडी नहीं रखे हुए हैं। बस यही डिफरेंस बेसिक और मेन है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में। और इसीलिए सेल को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और एग्रीमेंट टू सेल को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। Okay, so sale, just in rem, which means there is a transfer of general property in the goods to the buyer. If the buyer fails to pay the price of the goods, the seller may sue for the price damages. If the seller commits breach, the buyer has not only a personal remedy against the seller but also a remedy under a suit for detenue or conversion. ओके, तो सेल में ये दिया है जस्ट इन रेम, जिसका ये मतलब है कि जो जनरल प्रॉपर्टी है सेलर उसको ट्रांसफ़र करता है गुड्स को बायर को,
लेकिन अगर बायर जो है वो गुड्स के प्राइस को पे करने में फेल हो जाता है तो सेलर अपने प्राइस और डैमेजेस के लिए सू कर सकता है बायर को। और अगर सेलर ब्रीच करता है बायर के साथ तो सेलर के पास ये पर्सनल रेमेडी है अगेंस्ट द सेलर, जिसमें उसको रेमेडी मिलेगी उसके सूट के लिए। एग्रीमेंट टू सेल, agreement to sell is just in personam, which means there is a personal remedy to either party and also against the estate in case of default. Either parties को remedies मिलती हैं in this case and in case of default. Agreement to sell is also simple and pure contract. And an agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the conditions are fulfilled. जब टाइम elapse हो जाता है और conditions भी fulfill हो जाते हैं तो जो agreement of sell है वो automatically agreement of sale बन जाता है. Okay, so let's move on to our next slide. Pricing is critical to business. The moment you make a mistake in pricing, you are eating into your own reputation or your profits. तो थोड़ा सा मोटिवेशनल वाला हो गया है और ये कोट मैंने इसलिए डाला है ताकि हम प्राइस को थोड़ा और अच्छे से समझ सकें। तो अब थोड़ा प्राइस पे डिटेल में जाते। द प्राइस सेक्शन 9 to 11. The price may be fixed by the contract itself. The price may be fixed in an agreed manner. It may be determined by the course of dealings between the parties. In the absence of a specific stipulation, the buyer has to pay a reasonable price. Where there is market price, that is reasonable price. Where a party prevents such a valuer, the third party is the valuer, from fixing up the price, then the party not at fault may file a suit to recover damages against the other party. Okay, so let's move on to our next slide. Conditions and warranties, section 12 and 13. A contract of sale contains stipulations. A stipulation may be a condition or warranty. स्टिपुलेशन क्या होता है? स्टिपुलेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जो किसी एग्रीमेंट को करते वक्त डिमांड की जाती है या रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट और सेल में स्टिपुलेशन होता है और वो स्टिपुलेशन कंडीशन भी हो सकता है, वारंटी भी हो सकता है। देखते हैं कंडीशन क्या क्या पॉइंट्स देता है हमें। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives a right to treat the contract as repudiated. Party may waive a condition and prefer to treat it as warranty and sue for damages. Implied condition that the seller has title to the goods, sale by description and sale by sample. ये पॉइंट्स आते हैं कंडीशन में। तो इसको एक बार सिंपली बता देती हूँ। जैसे कि कंडीशन है तो कंडीशन में स्टिपुलेशन एक एसेंशियल मेन पर्पस है, मतलब रिक्वायरमेंट जो है वो एक एसेंशियल मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट में। जिस कॉन्ट्रैक्ट में अगर ब्रीच होता है तो राइट दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करने का, और जो पार्टी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वेव भी कर सकती है। और जो पार्टी है वो वेव कर सकती है कंडीशन, और ये प्रेफर कर सकती है कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट को एक वारंटी के लिए की तरह ट्रीट किया जाए, और वो पार्टी अपने डैमेजेस के लिए सू कर सकती है। और इम्प्लाइड कंडीशन होता है सेलर के पास टाइटल टू द गुड्स का। फिर है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जिसमें एक डिस्क्रिप्शन रहता है कि हमें ये ही चीज़ चाहिए, तो उस डिस्क्रिप्शन से करस्पॉन्ड करके ही प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। सेल बाय सैम्पल में ये होता है कि एक सैम्पल होता है जिसके बल्क के हिसाब से उसकी क्वालिटी को मिला के बल्क के हिसाब से उस चीज़ को ट्रांसफ़र करना, उस गुड्स को सेल करना। ओके, तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है वारंटी। A warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to the main purpose of the contract but not a right to reject and treat the contract as repudiated. Implied warranty in case of breach of condition is open to the buyer to waive condition or to treat the breach of condition as breach of warranty. I don't think marriage is a civil right, but I think that being able to transfer property is a civil right. I really like this quote,
एक्चुअली इसमें शायद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मेंशन किया गया कि वो हमारा एक सिविल राइट है, तो थोड़ा सा इसे गैस कर सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड होने वाला है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. सो हियर कम्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी or transfer of property from section 18 to 25. तो अब समझते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. Goods must be specified, ascertain or generic. Specific goods mean goods identified and agreed upon at the time of a contract of sale. For example, we can take radio and TV set. When the seller puts 5 tons separately by weighing, this generic becomes specific. In a contract of sale of specific goods, the property passes when the parties intend it to pass. In a contract of sale of specific goods in a deliverable state, the property passes when the contract is made. The parties may agree for the postponement of the payment of price or the time of delivery of goods, but this will not affect the passing of property. For example, A offers his horse for rupees 10,000 on 1st January 2010. The horse is to be delivered to B on 10 January 2010 and the price is to be paid on 20 January 2010. Property passes as soon as the offer is accepted. इस एग्जाम्पल में ये बताया है कि ए ने बी को ऑफ़र किया कि वो हॉर्स देगा 10,000 रुपये में और वो देगा 1 जनवरी 2010 को. जो हॉर्स है वो डिलीवर होगा बी को 10 जनवरी 2010 को. प्रॉपर्टी जो है वो पास होगा, मतलब फॉरवर्ड किया जाएगा, भेजा जाएगा जैसे ही ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है. और ये जितने भी डेट्स हैं और जितने भी अमाउंट्स हैं ये सब दोनों पार्टीज़ आपस में डिसाइड करती है कि मैं इतने अमाउंट दूंगा या इतने अमाउंट का ऑफ़र दे रहा हूँ. सामने से एक्सेप्टेंस होता है, फिर ये डिसाइड होता है कि हाँ इस दिन डिलीवरी होगा. ये पार्टीज़ आपस में ही डिसाइड करती है. और फिर दिया है व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस द प्रॉपर्टी पासिस टू द बायर. जब ये गुड्स की डिलीवरी अप्रूवल में या सेल के बेसिस में या रिटर्न के बेसिस में हो जाती है तो प्रॉपर्टी जो है वो सेलर बायर को पास ऑन कर देता है और वो प्रॉपर्टी जो है वो बायर को पास हो जाती है जब बायर एक्सेप्ट कर लेता है गुड्स को, और अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो रिटेन करता है, बिना किसी नोटिस के उस गुड्स को रिटेन करता है. एंड देयर इज रिस्क ऑफ प्रेमा फेशी passes with property. Okay, so next slide. Step by step, place became property, property became a mortgage, and mortgages became derivative investments. So इससे तो आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑन सेल है. ओके, so transfer of title on sale. The general rule is that the seller cannot give the buyer a better title to the goods than he himself has. एक मैगजिम है जिसको ये बोलते हैं कि nemo dat qui non habet. He who has no title cannot pass the title. Section 27. Sale of Goods Act deals with this principle, where a seller who is not the owner and who has no authority or consent of the owner to sell sells the goods authority or consent of the owner to sell the goods to a buyer. The buyer acquires no better title than the seller. It would bring confusion into mercantile transactions and would be inconsistent with law. If such a seller is allowed to pass all the insignia of possession and of title, this rule is not of course absolute but is subject to the following exceptions. अब देखते हैं कि इसके exceptions क्या क्या हैं. Title by estoppel. The owner of goods is by his conduct precluded or stopped from denying seller's authority to sell, where the owner by his conduct makes the buyer to believe that the seller has the title. This arises where the owner of the goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell. Exception is sale by a mercantile agent. Make sure everyone who works with you or for you feels the need to tell others about the incredible experience. ये कोड जो था वो mercantile agents पे बेस्ड था. तो mercantile सेल बाय mercantile agent क्या होता है? mercantile agent एक और एक्सेप्शन है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल में.
He has authority by custom either to sell or to consign goods, etc. Such a sale would pass a better title to the buyer than what the seller himself has, provided the following four conditions are satisfied. Point A. The mercantile agent must be in possession of the goods or of a document of title to the goods. Option B. Such possession must be with the consent of the true owner. C. The sale must be made by him whilst acting in the ordinary course of business of a mercantile agent. Examples: factors, auctioneers, brokers, etc. D. The buyer must act in good faith and must have no notice that the seller has no authority to sell. Let's move on to our next slide. This is the other exception: sale by one joint owner. In case of such a sale, three conditions have to be satisfied. A. The joint owner must have sole possession of the goods. B. Such sole possessions must be with the permission of the owner, co-owner or co-owners. C. The buyer must act in good faith and must have no notice that the seller has no authority to sell. Our next exception is sale by a person in possession under voidable contract. First is the seller must have obtained possession of the goods under a voidable contract. Such a voidable contract must not have been rescinded at the time of the sale. C. The buyer must have bought the goods in good faith and without the notice of the seller's defect of title. And our next and last exception is seller in possession after sale. In such cases, any sale, pledge, or other disposition of the goods by the seller in possession or his mercantile agent has the same effect as if such person is expressly authorized to make such disposition, provided the person receiving the goods does so in good faith and has no notice of the previous sale. Least exception is buyer in possession before sale. In such cases, any sale, pledge, or other disposition of the goods by the buyer in possession or his mercantile agent to any person receiving same in good faith and without notice of the lien. लीन का ये मतलब है कि किसी की प्रॉपर्टी को पोजेशन में रखना जो किसी और को बिलोंग करती है until a debt owed by that person is discharged. उसको लीन बोलते हैं. Thank you for watching my video, guys. Please be connected for the next part of this video and please do like, share and subscribe my video.